हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग 2019 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2018 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले गर्म राख लिखा गया था, उसके पश्चात भूले बिसरे चित्र, उसके पश्चात टेराकोटा, फिर मानस का हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 है और उपेंद्र नाथ अश्क इसके लेखक हैं। गर्म राख की विधा क्या है, तो उपन्यास है। उसके बाद देखिए भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन वर्ष 1959 है। भगवती चरण वर्मा इसके लेखक है। याद रखिए, भूले बिसरे चित्र का जो विधा है वो उपन्यास है। फिर है टेराकोटा जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1971 है और लक्ष्मीकांत वर्मा इसके लेखक हैं। टेराकोटा का जो विधा है वो उपन्यास है। मानस का हंस की विधा क्या है, उपन्यास, और 1972 में लिखा गया है। और अमृतलाल नागर जो है वो इसके लेखक हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए स्मृति कण, उसके बाद हम हशमत, फिर लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये संस्मरण कृतियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। आइए इसका प्रकाशन वर्ष और लेखक देखते हैं। देखिए, स्मृति कण जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। सेठ गोविंद दास जो हैं वो स्मृति कण के लेखक हैं। हम हशमत के जो लेखक हैं वो कृष्णा सोबती हैं और 1977 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर देखिए लीक अलीक जो है उसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल, 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है वन तुलसी की गंध, 1984 जो है 1984 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। वन तुलसी की गंध की विधा क्या है, तो वन तुलसी की गंध एक संस्मरण है। आपको पता होगा कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण एक गद्य की विधा है जिसमें कि याद करके लिखा जाता है कि उस टाइम पे ऐसा 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 घटित हुआ था हमारे साथ। ठीक है, या जीवन की किसी घटना का वर्णन किया जाता है उसमें। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रह्म समाज। याद रखिए, ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के हैं महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट है और सत्यशोधक समाज की महात्मा फूले। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध जो है नवगीत विधा से नहीं है, तो याद रखिए गिरधर राठी का जो संबंध है वो नवनीत विधा से नहीं है। याद रखिए, बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी नवगीत विधा से संबंधित है। यहाँ याद रखिए कि हिंदी में नवगीत परंपरा का जो आरंभ है वो राजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा माना जाता है। याद रखिए, सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। ये नामदेव की कविता है। ठीक है, फिर देखिए कबीरदास जी की एक पंक्ति है, माधो मैं कैसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव लिखते हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी चरण पर नामा सिंपी लागा। रैदास का है, जब हम होते तब तू नाही अब तू है मैं नाही। मलूक दास कहते हैं, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है कान प्यारे पीको। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, तो असूया भाव की।
याद रखिएगा कि जो असूया भाव होता है वो क्या होता है, तो इसमें किसी दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे बोलते हैं असूया भाव। फिर देखिए लिखा हुआ है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में ये किसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिए रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन कौन से नाटक से हुआ है, तो याद रखिए ये कौन से इतिहासकार का कथन है, बताइए। ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तेहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां कौन से कवि की है, तो याद रखिएगा ये धूमिल की है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और धूमिल का पूरा नाम क्या था बताइए। धूमिल तो उनका उपनाम था, पूरा नाम था सुदामा पांडे। फिर देखिए नागार्जुन साहित्यकार है, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां क्या है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। मुक्ति बोध की है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। उसके बाद लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी का है कि एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द अभी गर्म होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिए महादेवी वर्मा का जो एक पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह सांध्य गीत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात बताइए, सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष है 1935, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए कि विभिन्न आचार्यों को उसके कथन से मैच करना है। सबसे पहले दंडी, दंडी का कथन है शरीरम ताव दिष्टार्थ विच्छन्ना पदावली। ठीक है, उसके बाद देखिए भामह का पद है शब्दार्थो संहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। ये जो है शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये सीजी सेट में लास्ट ईयर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। फिर वामन, वामन का है काव्य शोभाया करतारो धर्मागुड़ा। उसके बाद है शिमेंद्र, शिमेंद्र का कथन है अनौचित्यादिते नान्यात रसभंगस्य कारणम। ठीक है, इस तरह से देखिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिता पर अधिकार जमाने के लिए जब लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा होती है तो इसे इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और सेम अगर माता और बेटे के बीच में हो तो इसे जाना जाता है ओडीपस ग्रंथि के रूप में। ठीक है, फिर देखिए तोरी माननी ते यो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान जो थे वो किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी, रसखान का अनादर करती थी। फिर देखिए रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, यानी कि श्री कृष्ण पर। तो इस तरह से देखा जाए तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए लोकमंचीय रूप को प्रांत से मैच करना, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सांग, याद रखिए सांग कहाँ का है, हरियाणा का है। उसके बाद विदेशिया, विदेशिया बिहार का है। माच मध्य प्रदेश का है। ख्याल कहाँ का है बताइए, ख्याल राजस्थान का है। इस तरह से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराज जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो याद रखिए नाभादास जो है वो कृष्ण भक्ति के धारा में शामिल नहीं है, नाभादास याद रखिएगा। बाकी नंददास, हरिदास, ध्रुवदास ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल हैं। और नाभादास को याद रखिएगा, जो नाभादास है वो राम भक्त कवि है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? तो याद रखिए उपर्युक्त कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। ठीक है, फिर देखिए अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृताभास। फिर देखिए रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश नाम की जो रचना है वो वरु रुचि की है। ठीक है, फिर श्रावकाचार। श्रावकाचार देवसेन का है। फिर प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है जैनाचार्य मेरुतंग का है। उसके बाद कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी का है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो यही सच है जो है वो मन्नू भंडारी उसकी कहानीकार हैं। और याद रखिए कि कृष्णा सोबती के अन्य कहानी है यारों के यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्रों मरजानी। उषा प्रियमवदा का है वापसी, जिंदगी और गुलाम के फूल, फिर बसंत आया। मनु भंडारी के है यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। मनु भंडारी का ही है शायद आपका बंटी भी। मृदुला गर्ग का है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, फिर है समागम। चित्रम मुदगल का है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक ही है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ये चित्रम मुदगल का है, ममता कालिया। ममता कालिया का है छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत और मुखौटा। फिर देखिए ग्रंथ और रचनाकारों के बारे में है। सबसे पहले लिखा है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस जो है वो बताइए किसकी उसके रचनाकार कौन है? पेरी इप्सुस के तो याद रखिए लोनजाइनस है पेरी इप्सुस। उसके बाद आता सेक्रेड वुड। सेक्रेड वुड के टीएस इलियट हैं। पोएटिक्स। पोएटिक्स के कौन है? अरस्तु हैं। फिर है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो याद रखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया के कौन है बताइए? कॉलरीज हैं। इस तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो याद रखिएगा किस काव्य रचना से है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। याद रखिए उपर्युक्त ध्येय वाक्य का जो संबंध है वो उन्मुक्त रचना से है। और याद रखिए उन्मुक्त जो है सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित है, सिया राम शरण गुप्त के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो कृतियां हैं वो है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, समाधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद के बादशाह के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद के बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। फिर लिखा है काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो याद रखिए कौन सी जो भाषा है मतलब कौन सी मान्यता ऐसी है जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो याद रखिए भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है, याद रखिएगा। देखिए भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ जन्म हुआ था, तो याद रखिए इंग्लैंड में। और इनका प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है,
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1793। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, कुछ अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? तो याद रखिएगा ये विचार जो है जैनेन्द्र कुमार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं फांसी, वातायन, दो चिड़ियां, पाजेब इत्यादि। राजेंद्र यादव का है देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि। ईलाचंद्र जोशी का धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इस चीज को याद रखिएगा, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास एवं उनकी कविता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक विधा की रचनाएं, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के अनुसार, तो याद रखिए अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, और उसके बाद लिखा है कि साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जो है अनिवार्य है, तो ये गलत है। फिर साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, तो ये बात सही है। फिर साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है रचनाएं और प्रकाशन काल के बारे में है। सबसे पहले मोहन राकेश की डायरी, याद रखिए मोहन राकेश की डायरी जो है 1985 में इसका प्रकाशन काल है। फिर है डायरी के कुछ पन्ने 1940, डायरी के कुछ पन्ने 1940। उसके बाद है मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी जो है 1958। उसके बाद है एक कार्यकर्ता की डायरी, ये है 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है मोहन राकेश की डायरी, तो इसका प्रकाशन काल जो है ये 1985 है और मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। और फिर डायरी के कुछ पन्ने 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। घनश्याम दास बिड़ला इसके रचनाकार है। और मेरी कॉलेज डायरी 1954 इसका प्रकाशन काल है। धीरेन्द्र वर्मा जो है वो इसके रचनाकार हैं। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 इसका प्रकाशन काल है। और सीताराम सेकटिया जो है इसके रचनाकार हैं। फिर देखिए अगला क्या है कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो याद रखिएगा नागार्जुन के विषय में है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए नागार्जुन का वास्तविक नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो हमें याद होना चाहिए कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। और ये बात भी याद रखिएगा कि जो नागार्जुन थे वो मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनके रचित उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, उग्रतारा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? तो याद रखिए आकाशदीप से संबंधित है, जिसमें चंपा कहती है बुद्धगुप्त से कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में सबसे पहले ग्राम आता है जो कि 1910 में लिखा गया है। अगर क्रम सजाने आएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम, याद रखिएगा 1910 सबसे पहली। ठीक है, ग्राम, फिर छाया, फिर प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रसाद जी के नाटक में है नाटक सज्जन,
कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो याद रखिए महात्म सिंह जो है वो मॉरिशस के नहीं है, बल्कि ये सूरीनाम के हैं। कहाँ के हैं? सूरीनाम के। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी मॉरिशस के हैं महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत और रामदेव धुरंधर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो याद रखिए रूप मंजरी जो है वो अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी, ये दोनों जो है ये तीनों ये अग्रदास की है, लेकिन रूप मंजरी अग्रदास की नहीं है। रूप मंजरी जो है अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि रूप मंजरी नंददास की रचना है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए नंददास के अन्य कृतियों में है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, बिरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। फिर देखिए रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कौन से आचार्य ने किया था? तो इस चीज को याद रखिए, ये सबसे पहले भट्ट लोलट ने किया था, तद्रुपतानुसंधान। फिर उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट, अनुमितिवाद के शंकुक, भुक्तिवाद के भट्ट नायक, अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी भी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो याद रखिए उपर्युक्त कथन जो है कछुआ धर्म से लिया गया है, और कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो शिवदान सिंह चौहान का संबंध मार्क्सवाद से है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? तो याद रखिए आषाढ़ के एक दिन से संबंधित है। आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखा गया बताइए? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है मुख्यतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? तो याद रखिएगा भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़, ये दोनों जो है वो रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा गया है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है पिता। पिता जो है ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों में है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है वो राजस्थानी की नहीं है? तो याद रखिएगा कि मड़ियाली बोली जो है वो राजस्थानी की नहीं होती है। मड़ियाली बोली कहाँ की होती है बताइए? मड़ियाली बोली जो होती है वो पहाड़ी बोली होती है, पहाड़ों में बोली जाती है। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो याद रखिए रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। फिर लिखा मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी।
अंधा युग में ये उपर्युक्त संवाद किसका है? तो याद रखिए विदुर का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।